नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से अपने चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ब चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें मैं आपकी लगभग 2 क्लासेस करा चुका हूँ और इन 2 क्लासेस में मैंने आपको वर्ब चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। अब आपको याद होगा जो लास्ट चीज हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे भाई? हम देख रहे थे कुछ वर्ब्स की कैटेगरी देख रहे थे जो कि अपने आप में इरेगुलर वर्ब्स थी। तो इरेगुलर वर्ब्स की हम कुछ कैटेगरी देख रहे थे जिसमें मैंने आपको काफी सारी वर्ब कराई थी, जैसे हैंग कराई थी, ओवरफ्लो वर्ब कराई थी। वो तो रेगुलर कैटेगरी की होती है हालांकि। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में उनसे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ब होती हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनता है, तो वो वर्ब मैं आपको करा रहा था। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एक नई वर्ब को सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो भी हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे भाई वो वर्ब को लिखूंगा और फिर मैं इधर उसकी फॉर्म लिखूंगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म और उसकी अगर हम बात करें तो एसईआईएस वाली फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। बाकी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, इसको आप फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आज जो हम वर्ब सीखने वाले हैं वो मेरे भाई पहली वर्ब है आपकी, जो हम कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं वो फाइंड और मेरे भाई फाउंड का है। फाइंड और फिर फाउंड का, यानी इन दोनों में हम लोग डिफरेंस सीखने वाले हैं कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें समझनी है मेरे भाई, जो फाइंड वर्ब होती है और फाउंड होती है इनके मीनिंग में ही एक तो अंतर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फाइंड जो वर्ब होती है इसका मतलब पाने के सेंस में होता है, यानी कोई चीज आपने पा ली है तो पाने का मीनिंग देता है ये, यानी प्राप्त कर लेने के सेंस में। जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे थे और आपको वो चीज मिल गई, तो उस सेंस में मेरे भाई आप फाउंड वर्ब का जो है, फाइंड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फाउंड होता है ये मेरे भाई इस्टेब्लिशमेंट का सेंस रखता है अपने अंदर, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये स्थापना की बात करता है। तो आपको इनके मीनिंग का ही डिफरेंस बस याद रखना है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इनके मीनिंग का ही डिफरेंस याद रखना है। फाइंड और फाउंड में मीनिंग के डिफरेंस को आपको समझना है। अब जैसे अगर हम बात करें तो मेरे भाई तीनों की मैं अगर ये बात करूं तो इनकी मैं फॉर्म्स आपको बता देता हूं। देखो, फाइंड के सेंस में जब आप फाइंड को पाने के सेंस में यूज करेंगे तो इसकी जो वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म होती है मेरे भाई आपकी फाउंड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी फाउंड। ऐसी आईएनजी वाली वाली फॉर्म की बात करें तो वो फाइंडिंग होती है, और ऐसी आई एस वाली फॉर्म अगर फॉर्म की बात करें तो वो फाइंड्स होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मेरे भाई जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो फाउंड होती है। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो मेरे भाई फाउंडेड होती है, बस कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना है। और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो भी यही होती है, फाउंडेड। फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो फाउंडिंग होगी, आईएनजी वाली। और अगर फिफ्थ फॉर्म की हम बात करें तो वो फाउंड्स हो जाएगी। नॉर्मल है, सिंपल। ऐसे आईएस वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। ऐसे या ईएस वाली में भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। यहां दोनों में एस लग रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से याद कर लोगे। तो ये फाइंड और फाउंड का मेरे भाई मीनिंग में अंतर, और ये उनकी सभी फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको दिमाग में आएगा कि भैया जी हम कैसे पता करेंगे कि कहां कौन सा यूज होगा, फाइंड कब यूज होगा और फाउंड कब यूज होगा। तो मेरे भाई इसको अप्रोच करने का सीधा सा तरीका है, आप नॉर्मली वैसे वर्ब के किसी कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, आप यहां पे मीनिंग से जाइएगा। मीनिंग से जब आप जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अगर वो पाने के सेंस में मीनिंग कर रहा हो तो आप फाइंड वाली साली जो भी फॉर्म आपको जरूरत हो वो लगा देना। और अगर मेरे भाई आपको स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट का सेंस देना हो तो उस केस में आप फाउंड वाली सारी वर्ब लगा देना, जो भी जिस फॉर्म की जरूरत हो वो आप यूज कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं, मैंने लिखा
इसमें बताना आप। इसमें बताना। इसमें बताना। अब इन तीन सेंटेंस के अंदर ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके, इसमें आपको मुझे बताना है कि वर्ब अगर लगी हुई है तो वो ठीक लगी हुई है या नहीं। तो आप नोटिस करो, तीनों में हमने फाइंड वर्ब को यूज किया है, तीनों में। एक में फाउंड वर्ब भी दिख रही होगी आपको। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो हमने क्या कहा था, इनको अप्रोच करने का क्या तरीका होगा, हम पेपर में कैसे पहचानेंगे कि ये सही यूज हो रखी है या नहीं। तो मैंने कहा आपको ग्रामेटिकली अप्रोच नहीं लगाना, आपको मीनिंग वाला अप्रोच लगाना है। तो आप नोटिस करो, कह रहे आई फाइंड अ कंपनी। तो मेरे भाई कंपनी के साथ में आप मुझे बताओ, क्या कंपनी को ढूंढा जाएगा किसी के द्वारा? नहीं मेरे भाई। कंपनी के अंदर हमें सीधे सीधे यहां पे एस्टेब्लिशमेंट का सेंस आ रहा है, यानी स्थापना की सेंस आ रही है। तो मेरे भाई फाइंड नहीं आएगी। आप यहां पे फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि हम यहां पे यूज करना चाह रहे हैं क्या, हम यहां पे यूज करना चाह रहे हैं मेरे भाई पाने के सेंस में नहीं, बल्कि स्थापना के सेंस में। अब फर्स्ट फॉर्म तो हमें लगानी है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट वाली लगानी है। तो यहां फाइंड नहीं आएगा, फाउंड आएगा। तो ये गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही आगे देखो, इसमें कह रहा है सी फाइंड अ ज्वेलरी बॉक्स। अब यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे अगर देखोगे तो ज्वेलरी बॉक्स को मेरे भाई स्थापित तो नहीं किया जाएगा, यहां पाने का सेंस आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में पाने का सेंस आ रहा है, भाई ज्वेलरी बॉक्स मिला होगा ना उसको। तो अब आप एक बात बताओ, क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे भैया वर्ब तो ठीक यूज कर रखी है, फाइंड पाने के ही सेंस में यूज होती है। लेकिन गलती यहां पे ये हो गई, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो वो तो एस या ईएस वाली होती है ना, बट यहां पर तो फाइंड लगा रखा है। तो ये गलती हो गई, यहां फाइंड तो आएगा, आएगी पाने के सेंस में यही वाली वर्ब, लेकिन एस या ईएस के साथ। तो हमें फिफ्थ फॉर्म लगानी होगी वर्ब की, बट यहां पे नॉर्मल वाली लगा रखी है। अब यहां पे देखो, कह रहे आई फाउंडेड योर लॉस्ट फोन। मुझे तुम्हारा खोया हुआ फोन मिला। तो मेरे भाई आप समझो, यहां पे खोया हुआ फोन जो है वो पाने का सेंस में है, यानी उसको स्थापना थोड़ी ना कर रहे हैं, उसको स्थापित थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो पाने का सेंस रख रहा है। और मैंने कहा था जब पाने का या मिलने का सेंस रख रहा होगा तो जो वर्ब आप यूज करेंगे वो फाउंड वाली नहीं करेंगे। आप देखो यहां पे फाउंड वाली वर्ब यूज कर रखी है आपने, फाउंडेड, और यहां पे ये अकेली है, मतलब मेन वर्ब है। और मैंने कहा था अकेली और मेन वर्ब होगी तो आप देखो ये ईडी वाली फॉर्म है, तो अब या तो सेकंड फॉर्म हो सकती है या थर्ड फॉर्म। और मैंने कहा था थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आएगी नहीं, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन हमें ये वाली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाली, क्योंकि हमें पाने का सेंस देना है। तो हम फाउंडेड यूज नहीं करेंगे, फाउंड यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फाउंड यूज करेंगे। तो आई होप कि अब ये फाइंड और फाउंड के डिफरेंस पे आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपसे मैंने कहा है जितनी चीजें बताई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ये इसकी फॉर्म जो है वो आपको याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज इनको अप्रोच करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। कभी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से मत जाना। इस टाइप की वर्ब जब आ जाए आपके सामने, ये वाली वर्ब खासकर, तो आप इसको ग्रामेटिकली अप्रोच मत करना, सीधे सीधे आप देखना कि मीनिंग वहां पे किस चीज का आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का आ रहा होगा तो फाउंड वाली वर्ब लगा देना, और अगर पाने का सेंस आ रहा होगा तो फाइंड वाली वर्ब लगा देना। सिंपल है। चलिए अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट वाले को देखते हैं। और बाकी पिछली क्लास जो क्लास नंबर 1 हमारी हुई थी, उसमें मैं आपको बताऊं एक छोटी सी उसमें गलत लिख गया था एक जगह पे, तो वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने उसको टेलीग्राम में भी बता दिया है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिख दिया था उसी क्लास के नीचे, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। छोटी सी बात है, आप आराम से समझ जाएंगे। वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से उसमें गलत हो गया, और प्लस मैं बोल भी गलत गया, लिखा तो लिखा ही सही और साथ ही साथ बोल भी गलत गया था, तो मैं वहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगी भाई, लेकिन आप उसको ठीक कर लेना फिलहाल, ठीक है, ध्यान से उसको ठीक कर लेना आप। चलिए भाई, तो अब हम देखेंगे अगली वर्ब यानी नेक्स्ट वर्ब,
जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अब हम उस वर्ब को देखेंगे। चलिए, अब हम वर्ब देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाता है बार बार। तो अब हम जो वर्ब देखने वाले हैं वो है मेरे भाई फॉल वर्सेस फेल। ये डिफरेंस हम देखने वाले हैं फॉल वर्सेस फेल का। तो भाई इसमें क्या अंतर होता है, ये आपका दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट करके लिखना है, इनको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने लिखाया था कि इनको कॉन्सेप्ट करके लिखना है आपको सभी को। तो फॉल वर्सेस फेल का हम लोग डिफरेंस देखेंगे, जबरदस्त तरीके से सीखेंगे कि क्या इनमें अंतर होता है। सबसे पहले आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो याद रखना, जो फॉल वर्ड होता है ये मेरे भाई गिरने के सेंस में आता है, गिरने का सेंस रखता है ये, ठीक है। लेकिन जो फेल होता है ये मेरे भाई गिराने का सेंस रखता है, गिराने का सेंस रखता है। तो आपको ये दो आप चीजें ध्यान रखनी है, जो फॉल होता है वो गिरने का सेंस रखता है और जो फेल होता है वो गिराने का सेंस रखता है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा क्या भैया क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो हम ऐसे गिरने गिराने का मीनिंग देखेंगे वहां पे? नहीं मेरे भाई, इस तरीके की जब ये दोनों वर्ब में से कोई सी भी वर्ब यूज हो रही होगी तो उस क्वेश्चन में ठीक वर्ब पहचानने का आपका अप्रोच जो रहेगा वो एक ग्रामेटिकली अप्रोच रहेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि भाई कोई भी चीज लगाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो तो पता होना चाहिए। तो फॉल की अगर हम बात करें, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, सेकंड फॉर्म इसकी होती है फेल, थर्ड फॉर्म इसकी होती है फेलन, और आईएनजी वाली फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होती है फेलिंग, और एसईआईएस वाली जो फॉर्म होती है वो होती है फॉल्स। ठीक है ना। अब यार इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो मेरे भाई होती है फेल, सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी होती है फेल्ड, और आईएनजी वाली अगर हम बात करें तो फेलिंग हो जाएगी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी पढ़ भी जाए तो आप ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मैं लिख देता हूं सारी की सारी ये चीजें। तो सारी की सारी फॉर्म्स मैंने लिख दी हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं। फॉल का मतलब गिरने के सेंस में होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल होती है, सेकंड फॉर्म फेल होती है, थर्ड फेलन होती है, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फेलिंग होती है, और एसईआईएस वाली फॉल्स होती है। बाकी अगर हम बात करें फेल की क्या होती है भाई, तो मीनिंग गिराना इसका होता है। और अगर हम बात करें इसके साथ में मेरे भाई, जो आप फर्स्ट फॉर्म इसकी जो होती है वो फेल होती है, सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है, और जो आईएनजी वाली होती है फेलिंग होती है, और एसईआईएस वाली फेल्स होती है। तो ये फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्या भैया इनका कोई लॉजिक नहीं है याद करने का? अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक रेगुलर वर्ब है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, आराम से याद कर सकते हो। लेकिन ये एक इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी है। रीजन, फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग, तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक इरेगुलर वर्ब है और ये एक रेगुलर वर्ब है आपकी। तो ये डिफरेंस आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी इससे आपको फॉर्म रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये डिफरेंस याद रह जाएगा तो। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर जब क्वेश्चन में आएगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जगह पर ये ठीक यूज हो रखी है, कहां गलती दे रखी है। तो उसको मैंने कहा कि इन दोनों वर्ब को क्वेश्चन में पहचानने का जो आपका अप्रोच रहेगा कि ये सही यूज हो रखी है या नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन का जो आपका अप्रोच रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। वो आपका जो अप्रोच रहेगा वो मेरे भाई वर्ब कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी आप एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहां पे इनको अप्रोच करने के लिए। ठीक है ना। कौन सा अप्लाई करेंगे? वर्ब कॉन्सेप्ट। इधर मैं लिख भी देता हूं, मीनिंग से अप्लाई मत करना, मीनिंग से जरूरत नहीं है आपको अप्लाई करने की। मीनिंग से मत जाना, वर्ब कॉन्सेप्ट से जाना, तब ज्यादा बेटर है। अब कैसे अप्लाई करेंगे तो ध्यान से मेरी बात समझना। जो मेरे भाई फॉल वर्ब होती है ये आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से बता रखा है आपको। और जो ये फेल वर्ब होती है, तो भाई किसी चीज को तो गिराओगे, तो किसी चीज को गिराओगे तो ये ट्रांजिटिव का मीनिंग रखेगी। बस केवल ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सी बात अगर आपको पता रह गई तो आप बहुत आसानी से मेरे भाई अप्लाई कर देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है
इंट्रांजिटिव मतलब जिसे ऑब्जेक्ट की कोई नीड ना हो, और ट्रांजिटिव मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड हो। तो आपको बस ये अंतर पता होना चाहिए, जो फॉल वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है और जो फेल वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव होती है। बस ये डिफरेंस मेरे भाई याद रख लेना, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब आप जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मेरे भाई जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। बताओ जरा इसमें ये ठीक है या लिखा हुआ है गलत है, इसमें कुछ कह रहा है आई फॉल ओवर आ रोलिंग स्टोन, मैं एक लुढ़कते हुए पत्थर पे गिर गया भाई। तो आप मुझे बताओ ये क्या यहां पे ठीक है? मीनिंग से निकालोगे फंस जाओगे, मैं सीधे बोल रहा हूं मीनिंग से निकालोगे फंस जाओगे। आप सीधे बस इतना देखो कि आपने यहां पे जो वर्ब यूज की है ये कैसी है। तो आप कहेंगे भैया फॉल वर्ब दे रखी है, अगर फॉल वर्ब दे रखी है तो सबसे पहला काम हमारा यही देखना होगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो अगर हम देखें इसके बाद हमें जो चीज दे रखी है वो प्रेपोजिशन दे रखी है ओवर, और ये जो रोलिंग स्टोन दे रखा है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मतलब ये हुआ कि हमारी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने कहा था जिस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी यहां पर आने वाली वर्ब हमें इंट्रांजिटिव चाहिए। अब आप नोटिस कीजिए आपने फेल लगाई है, तो मेरे भाई आप सोचिए ये एक्शन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बार बार लुढ़कते हुए पत्थर पे गिरता हूं? भाई वन टाइम एक्शन होगा, अगर वन टाइम एक्शन होगा तो आपको पास्ट फॉर्म अप्लाई करनी होगी, बट आप नोटिस करो आपने फॉल लगा रखी है, तो मेरे भाई ये तो नहीं होगा, हमें इंट्रांजिटिव वे में ही चाहिए, लेकिन फॉल वर्ब नहीं आएगी मेरे भाई, वो गलत हो जाएगी। आपको यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करनी है, इंट्रांजिटिव चाहिए वो चीज ठीक है, और ये इंट्रांजिटिव ही है। आप नोटिस करो ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही है, अभी बताया तो जो फॉल वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है, तो देखो इंट्रांजिटिव ही तो दे रखी थी, लेकिन इसका टेंस गलत हो रखा था यहां पे। तो आपको ये चीजें पकड़नी आनी चाहिए। यहां पे फॉल लगा रखा है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ फॉल आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब सही है बिल्कुल। चलिए भाई देखिए जरा, तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी और एग्जामिनर ने इंट्रांजिटिव लगाई भी, लेकिन गलती बस उसने टेंस वाली कर दी। यहां पे फॉल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फॉल लगाओगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी जो कि प्रेजेंट टेंस को दिखाएगी। तो ये वाली बात हो गई ना कि भाई मैं लुढ़कते हुए पत्थर पे गिरता हूं, मतलब आज भी गिरा, कल भी गिरा, परसों भी गिरा, डेली गिरूंगा? नहीं मेरे भाई, ये वन टाइम एक्शन है, और वन टाइम एक्शन को पास्ट में दिखाते हैं, तो पास्ट में दिखाने के लिए हमें फॉल नहीं लगाना होगा, फेल लगाना होगा। तो ये आपका यहाँ पे टेंस का गड़बड़ था। ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है तो बच्चा बहुत बुरा फंस जाता है वहां पे, क्योंकि उसको लगता है कि यार यहाँ तो सारी चीजें ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव चाहिए दे रखी है, तो बच्चे को लगता है सारी चीजें ठीक है, बट आप टेंस को भी चेक कर लेना एक बार, वो भी चीज गलत करके दे सकता है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मैंने लिखा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बताओ जरा क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से देख के बता दोगे। कह रहा है राम फॉल अ ट्री। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पे ये चीज ठीक है लिखी हुई? तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे मैंने कहा था जैसे ही आपको पता चले फॉल या फेल पे क्वेश्चन है, तुरंत सबसे पहले आप वर्ब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और ये देखना कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आप नोटिस करो इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ट्री दे रखा है आपको, यानी पेड़ इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप मुझे बताओ फॉल ट्रांजिटिव वर्ब होती है क्या? तो आप नोटिस करो फॉल का तो नामो निशान नहीं है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब तो फेल होती है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, आपने तो फॉल लगा रखा है, तो ये हो गई गलत। अब दूसरी चीज आप नोटिस करो, यहां पे एग्जामिनर ने हमें हिंट दिया कि भाई मैं फर्स्ट फॉर्म लगाना चाह रहा हूं, यानी वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो जब आप इसको ठीक करोगे तो मेरे भाई हमें बताना पड़ेगा राम, क्या बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो, लेकिन वो गलत हो जाएगी क्योंकि राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी फिफ्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे राम फेल्स, बोलेंगे मेरे भाई फेल्स अ ट्री, राम एक पेड़ गिराता है, ऐसे बोलेंगे सीधे सीधे,
राम एक पेड़ गिराता है। भाई प्रेजेंट में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, सेंटेंस है, मानने की बात है, अभी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बोल दिया राम फेल्स अ ट्री, यानी राम ने भाई एक पेड़, राम जो है वो एक पेड़ गिराता है, ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऊपर जो दे रखी थी वो इंट्रांजिटिव थी। और दूसरी चीज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, यहां सिंगुलर भी नहीं दे रखी थी, प्लूरल दे रखी थी, तो ये भी एक गड़बड़ थी यहाँ पे। तो इस वजह से ये सही मानी जाएगी और ये गलत हो जाएगी। तो सिंपली बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कभी भी फेल और फाउल पे क्वेश्चन बनेगा तो आपको बस मेरे भाई ये चीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, यानी फॉल आपकी इंट्रांजिटिव होती है और फेल आपकी ट्रांजिटिव होती है। ये चीज अगर आपको आती है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब मेरे भाई वही चीज मैंने वही एक ही बात कही है हमेशा कि जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज पे उतना बढ़िया है आपके लिए। तो जितने आप कर सकते हैं उतने कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ता हूं, क्योंकि देखो वैसे अगर स्लाइडें होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा सकता था, 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ये चीज जो है असंभव है, ठीक है ना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और बढ़िया तरीके से और चीजों को सीखते हैं। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में हमने ये तो सीख ली कि इस प्रकार की वर्ब होती हैं। अब कुछ मैं आपको और भी बताने वाला हूं जो वर्ब से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हैं, और वो भी इरेगुलर और रेगुलर वर्ब से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूं। वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो अब हम आगे चलते हैं और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के एक और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। कुछ प्रकार की वर्ब होती हैं उनको आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा ध्यान से। देखो वैसे तो एक लिस्ट होती है काफी लंबी चौड़ी, लेकिन मैं यहां पे कॉन्सेप्ट करके उनको लिखा देता हूं। और मैं आपको क्या करूंगा, कुछ वर्ब की फॉर्म मैं यहां बता दूंगा और कुछ जगह आप छोड़ देना। फिर मैं आपको जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं तुरंत उसकी पूरी जो लिस्ट है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं उनकी कुछ लिस्ट मेरे पास तैयार है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और उनको मेरे भाई नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो सारी की सारी वो वर्ब्स होंगी जो मेरे भाई आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए तो कॉन्सेप्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से ही रिलेटेड है। उसके अंदर एक आपको याद रखना है, मैंने आपको बताई भी थी ये बात, कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दो कैटेगरी में होती है मेन वर्ब, एक तो रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में वो होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म में आप ईडी लगा के मेरे भाई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हो आसानी से। लेकिन इरेगुलर वर्ब के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक तो मेरे भाई वो वाली जिसकी तीनों फॉर्म सेम होंगी, और एक वो टाइप की वर्ब होती है जिसकी क्या होती है, फॉर्म्स जो होती है ना वो अपने आप में सभी की सभी फॉर्म डिफरेंट होंगी। यानी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, सेकंड अलग होगी, थर्ड अलग होगी, फोर्थ अलग होगी, फिफ्थ अलग होगी, सारी की सारी फॉर्म अपने आप में कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हम दोनों ही टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं सम verbs which have all forms same। क्या ये स्टेटमेंट आप समझ पा रहे हैं जो मैंने लिखी है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसको हिंदी में समझा दूं भाई। मैंने लिखा है कुछ वर्ब्स जो कि अपने आप में उनकी सभी फॉर्म कैसी होती हैं, सेम होती है। तो ये बात को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, सम वर्ब व्हिच हैव ऑल फॉर्म सेम, यानी कुछ वर्ब ऐसी जिनकी सभी फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है। तो अब कौन कौन सी होती हैं वो, तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको वर्ब बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको याद होगा बताई थी, मैंने कहा था कट होती है, ऐसे ही पुट होती है, ऐसे ही अगर हम बात करें शट होती है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो रीड होती है, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कास्ट होती है। तो ये कुछ वर्ब हैं, मैं यहाँ पे मैंने इतनी लिख दी हैं, आपके सामने मैं पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको भी लिख लीजिएगा। अब मैं इनकी आपको फॉर्म बता देता हूं किस प्रकार से चलती हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ भी रखना पड़े, चाहे इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़े, चाहे सेकंड फॉर्म, चाहे थर्ड फॉर्म, तो वो मेरे भाई तीनों की तीनों सेम होंगी। बाकी एस या आई एस और आईएनजी वाली फॉर्म तो आप खुद से भी बना लोगे भाई। इसमें एस लगा देना, एस या आई एस वाली फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी लगा देना, टी लगा के आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। तो वो आईएनजी वाली तो आप बना लोगे आराम से, वो तो बहुत ईजी है।
लेकिन दिक्कत बच्चों को याद करने में आती है थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो आप याद रखना, आपको भले ही चाहे फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़े, चाहे आपको सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़े, चाहे आपको थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े, तीनों के तीनों केस में अगर आपको कट की किसी भी फॉर्म की जरूरत पड़ी तो आप इसी को रखेंगे, कट कट और मेरे भाई कट। अब एग्जामिनर क्या गड़बड़ कराएगा वो समझो। एग्जामिनर गड़बड़ ये कराएगा कि वो कट को क्या कर देगा, कटेड कर देगा। कट को क्या कर देगा, कटेड, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर भी क्या कर देगा, कटेड, थर्ड फॉर्म में भी कटेड यूज कर देगा, तो ये कटेड नहीं होगा भाई, इस चीज को ध्यान रखना। एग्जामिनर ऐसा करता है तो इस चीज को अवॉइड करना। तीनों फॉर्म इसकी कैसी होती हैं, सेम होती हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई पुट के साथ में भी सेम गड़बड़ करता है, वो पुटेड करके देगा आपको, बस आपको वही चीज देखनी है, क्योंकि भाई ये ऐसी वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट और मेरे भाई थर्ड फॉर्म भी पुट सेम। इसी प्रकार से सट की भी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, एग्जामिनर सटेड करके देगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। ये आपको भाई याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इनको याद कैसे रखना है, वो होती है मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से। आप जितने क्वेश्चन इन चीज पर लगाओगे, इन बॉक्स पर, उतनी आपकी ये मजबूत होती जाएंगी। अच्छा, रीड की अगर हम बात करें, फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी होती यही है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड बोलते हैं फिर हम इसको, क्या बोलते हैं, रेड, ठीक है। तो रीड, रेड, रेड ऐसे बोलते हैं। कास्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट, कास्ट और मेरे भाई कास्ट, ठीक है, ये चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर चाहे इसको किसी भी उसमें यूज करे, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म लिखवाए आपसे, सेकंड फॉर्म लिखवाए, थर्ड फॉर्म लिखवाए, आपको यही लिखना है, हर हाल में चेंज नहीं करना है। बस ऐसी आईएएस वाली होगी तो पुट की पुट्स हो जाएगी, कट की कट्स हो जाएगी, सट की सट्स हो जाएगी, रीड की रीड्स हो जाएगी, कास्ट की काट्स हो जाएगी। तो ऐसी आईएएस वाली ऐसे बन जाएगी। बाकी इसकी कटिंग हो जाएगी, पुटिंग हो जाएगी, सटिंग हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, कास्टिंग हो जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म ऐसे बना देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब रह गई बात इन पे क्वेश्चन की, तो वही चीज मैंने वही कहा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे, सॉरी एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। जैसे मैंने लिखा ही, एक मिनट दीजिए जरा। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करेंगे तो मेरे भाई कह रहा है ही रेड अ चैप्टर, बट आपको लगेगा कि भाई ये तो फर्स्ट फॉर्म है। बट मेरे भाई समझो, आप अच्छी तरीके से जानते हो ये आपको ही दे रखा है, तो भाई ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर इसके साथ मैं फर्स्ट फॉर्म लगाता भी तो ऐसे आईएस वाली लगानी चाहिए थी, बट मैंने तो यहां पे नॉर्मल वाली लगा रखी है। मतलब यहां आप इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, यहां ये मेरे भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप कहेंगे क्यों भैया थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे भाई सेंटेंस में ये अकेली दी गई है, और आप जानते हो थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, बट यहां तो ये अकेली दे रखी है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वाली ये दे रखी है यहां पे। तो यहां हम जो बोल रहे हैं ही रेड अ चैप्टर, तो मेरे भाई ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, आपकी सेकंड फॉर्म के साथ में दोनों आ जाते हैं। तो यहां पे ये बात मैंने बहुत अच्छे से बता रखी, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई अगर एग्जामिनर गलती करता भी तो हो सकता था वो आपको यहां फंसाने की कोशिश करता, और कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी में ये देख लेते कि भाई रीड दे रखा है तो ये एस लगा दो इसमें, तो कई सारे बच्चे ये कर सकते थे यहाँ पे, मतलब ये दिमाग लगा के यहाँ पे एरर निकाल सकते थे बच्चे, बट लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये चीज भी अपने आप में ठीक है। तो जबरदस्ती एरर बनाने की कोशिश ना करें इसके अंदर, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा ही रीड्स अ चैप्टर तो वह एक पार्ट पढ़ता है, और अगर मैंने लिख दिया कि ही रेड अ चैप्टर मतलब उसने एक पार्ट पढ़ा, तो दोनों ही ठीक है अपने आप में। लेकिन एग्जाम में अगर ये वाला दे रखा है तो आप जबरदस्ती एरर नहीं निकालेंगे। अगर प्रेजेंट में वो आपसे बनवा भी रहा होगा तो आगे कोई ना कोई हिंट देगा वो आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उस केस में काट के हम प्रेजेंट वाला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज दोनों ही ठीक है। तो रेड्स भी हो, ऐसा नहीं रीड्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल दोनों ही ठीक होंगे अभी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये वर्ब आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मैंने 5 आपको लिखा दिए यहाँ पे, हालांकि और भी हैं, तो आप उनकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको अपने दिमाग में फिट रख लीजिएगा, यानी उनको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और फिर उनको एक बार ना गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलो
तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको। एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा ध्यान से। अब हम जो मेरे भाई लिखेंगे वो अब सेम फॉर्म वाला नहीं लिखेंगे, अब हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव होगा। यानी अब हम उन वर्ब को डिस्कस करेंगे जिनकी फॉर्म तो होती है, लेकिन सारी की सारी फॉर्म कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सारी की सारी जो फॉर्म होंगी वो कैसी होंगी, बिल्कुल डिफरेंट। यानी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, सारी की सारी डिफरेंट होंगी। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ईट होती है आपकी। ऐसी अगर हम बात करें फ्लाई होती है, फ्लाई। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल मेरे भाई कैसी होती है, अपने आप में डिफरेंट होती हैं। तो इनकी हम लोग बात करेंगे। ऐसी अगर हम बात करें तो मेरे भाई और भी होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 3 लिखा देता हूं। बाकी के मेरे भाई मैं आपको जो है सीधे सीधे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको इनकी बात करते हैं कि भाई ईट, फ्लाई और राइट कैसे काम करेंगी। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आपकी फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, आईएनजी वाली। तो वो तो आप लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईट की ईटिंग हो जाएगी, फ्लाई की फ्लाइंग हो जाएगी, राइट की राइटिंग हो जाएगी, तो ये तो आप लिख लोगे। केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ईट होती है, सेकंड फॉर्म मेरे भाई एट होती है और थर्ड फॉर्म आपकी ईटन होती है। ठीक है, ऐसी फ्लाई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म फ्लाई होती है, सेकंड फॉर्म मेरे भाई फ्लू होती है और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो फ्लोल होती है। ऐसे ही हम राइट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई राइट होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो रिटर्न होती है। तो ऐसी ही लिस्ट आप लोगों को मेरे भाई मैं प्रोवाइड करा दूंगा इनकी भी। यानी कुछ जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, यानी कि सारी फॉर्म डिफरेंट होती हैं, उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आप उनको यहां नोट कर लेना, जगह छोड़ देना अच्छी खासी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता रहता है बार बार। तो मैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ड्रॉ होती है, अभी अगर मैं बात कराऊं तो एक ड्रॉ वर्ब भी होती है, इसमें भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट फॉर्म तो इसकी ड्रॉ होती है, सेकंड फॉर्म ड्रू होती है और थर्ड फॉर्म ड्रॉन होती है। तो बहुत सारी हैं, तो मैं आपको कुछ बता दूंगा स्पेशली, आप उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्हीं से बार बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल वगैरह की ज्यादा खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको वर्ब के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हुई हैं। बस आपको वही चीज ध्यान रखनी है। जैसे अगर मान लो अगर आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत पड़ी, मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा आई हैव रोट अ लेटर। तो आप मुझे बताओ क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, आपने हमें बताया था अगर हैव की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, बट आपने तो सेकंड फॉर्म लगा दी रोट, तो ये गलत हो गया, हमें यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो बस आपको ये चीजें देखनी आनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं जरूरी है इसमें। बाकी सारी चीजें मेरे भाई बस सेम है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोट नहीं आएगा, रिटर्न आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा रखी है एग्जामिनर ने, बट हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आपको ये करना आना चाहिए डिफरेंस, बस केवल। बाकी मेरे भाई सारी चीजें आप यूज कर लोगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सेकंड फॉर्म की जरूरत हो तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हो तो फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जरूरत हो तो थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छे से बेसिक में भी बता रखी है मैंने सारी चीजें, और पॉइंट में भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो बस मेरे भाई इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये अगर हम बात करें तो आपका नॉर्मल मेरे भाई जो एक तरीके से वर्ब वाला जो नॉर्मल वाला पार्ट होता है, यानी एक तरीके से जो आधार वाला जो पार्ट होता है, वो आप लोग सीख चुके हैं इतने में ही। अब यहां से हमारा जो असली पार्ट शुरू होता है, वो मेरे भाई शुरू होता है आपका कौन सा वाला पार्ट। अब जो पार्ट आपका शुरू होता है वो आपका ऐसा पार्ट शुरू होगा वर्ब के अंदर जो मेरे भाई अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए मिस्ट्री सा बन जाता है। बच्चे उसको इतना रटते रहते हैं कि अरे भैया जी ये क्या चीज है, ये कैसे अप्लाई होगा, ये कहाँ आएगा, ये चीज को कहाँ लगाएंगे। बच्चे रटते रहते हैं कि इस वर्ब के बाद इन्फिनिटिव आएगा, इसके बाद जीरंड आएगा। तो वो चीजें रटनी नहीं है, उन चीजों को समझ के चलना है। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। मैं सिर्फ आपको उनका बेसिक बताने वाला हूं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, इसके बाद आप जगह छोड़ दीजिएगा। लगभग लगभग अगर मैं कहूं तो एक एक पेज दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर छोड़ दीजिएगा, हालांकि आपका बच भी सकता है वो, तो एक एक पेज तो आप मान के चलिए छोड़ दीजिएगा दोनों के लिए, ठीक है। नए पेज से अब जो चीज मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि हम वो जो बातें करेंगे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट तो हमने बहुत अच्छे से 2 क्लासेस में कवर कर ही लिया था, और ये मेन वर्ब का भी आधा पार्ट लगभग कवर हो गया। यानी मेन वर्ब के अंदर जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब वाला पार्ट होता है वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम लोग मेरे भाई जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसी वर्ब का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर मेरे भाई आप नोटिस करोगे ना तो उस पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है, ध्यान से समझना, सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक तो फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, अब आपको याद होगा मैंने कहा था भाई फाइनाइट वो होती है जिसपे सब्जेक्ट का भी फर्क पड़े और टेंस का भी फर्क पड़े, नॉन फाइनाइट वो होती है जिसपे ना तो सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़े और ना टेंस का कोई फर्क पड़े। तो आपको मैंने कहा था ये 2 कैटेगरी की होती है, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो मैंने दोनों आपको बताई अच्छी तरीके से। कुछ ऐसी वर्ब भी लिखा दी जिनसे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। इन्हीं के अंदर मेरे भाई एक टाइप और बनता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का टाइप बनता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो अगर हम देखें तो हम इतना वाला जो पार्ट है हमारा मेन वर्ब का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी फाइनाइट वर्ब के अंदर जो जो भी चीजें होती हैं फाइनाइट वर्ब के अंदर वो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो इंट्रांजिटिव हो, कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव क्या होती है इंट्रांजिटिव क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है इरेगुलर क्या होती है, कौन सी वर्ब है जिनसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब मेरे भाई हमारा यहां से पार्ट स्टार्ट होगा वर्ब एडवांस। क्या चीज शुरू होगी यहां से, हमारी वर्ब एडवांस शुरू होगा यहां से। और वर्ब एडवांस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना तो उन पर सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ेगा ना उन पर टेंस का कोई फर्क पड़ेगा, वो अपने आप में जैसी है ना वैसी की वैसी फिक्स रहेंगी। अब इसके अंदर आपकी 3 कैटेगरी की वर्ब आती हैं, एक तो इन्फिनेटिव आते हैं इसके अंदर, इन्फिनेटिव आते हैं, और अगर हम बात करें तो जीरेंड आता है इसके अंदर, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई पार्टिसिपल आता है। तो मैं तीनों के बारे में आज की क्लास में आपको बेसिक जानकारी दूंगा, बस वो बेसिक जानकारी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट नहीं करना है, ये तो बस बता रहा था ऐसे ही बना के। ये मैं बता रहा था कि हमने इतना पार्ट कवर कर लिया है मेन वर्ब का और ये वाला पार्ट अब रह गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं भाई इस वाले पार्ट को, और इसका आज बेसिक देखेंगे और कल की क्लास में इसका पूरी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा करके हम पहले किसी दिन जीरन को खत्म कर लिया, एक क्लास में जीरन को निपटा लेंगे, फिर जीरन आपका पार्टिसिपल निपटा लेंगे, इस प्रकार से हम लोग चीजों को लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले आज की क्लास में तो हम वर्ब एडवांस के एक तरीके से इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेंगे कि ये होती क्या है, कब इनका यूज किया जाता है, क्या सारी चीजें, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखो बिल्कुल चार्ट के थ्रू हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब में जो मैंने अभी आपको बताए, अब यहां से ये चीजें नोट करनी है आपको। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आपके 3 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने टाइप्स बनते हैं आपके, 3 टाइप्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके इन्फिनेटिव होते हैं, फिर अगर हम बात करें आपकी जीरेंड होती है, और फिर अगर हम बात करें तो आपका पार्टिसिपल होता है। अब समझिएगा, देखो अगर हम बात करें इन्फिनेटिव जो होता है वो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो एक सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जो आपका नाउन होता है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं बोलेंगे इसको, बस ऐसा मान के चलो कि ये नाउन का अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव मतलब, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो काम नाउन करेगा वैसा ही काम ये करता है, नाउन का डुप्लीकेट आप इसको मान के चलो एक प्रकार से। तो आप मान के चलिए जो इन्फिनेटिव होता है ये नाउन की तरह एक्ट करता है,
कभी भी सेंटेंस में यूज होगा तो आपका इन्फिनेटिव कैसे एक्ट करेगा, नाउन की तरह। सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, कभी भी जिंदगी में कोई भी पूछे कि इन्फिनेटिव क्या होता है तो आपको बताना है इन्फिनेटिव जो होता है वो एक्ट एज अ नाउन करता है, एक्ट एज अ नाउन। तो ये एक्ट करता है किसकी तरह, नाउन की तरह। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जो इन्फिनेटिव होता है वो कैसे एक्ट करता है, नाउन की तरह। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब ये नाउन की तरह एक्ट करता है, नाउन की तरह काम करता है, तो ये वो सारे काम कर सकता है जो एक नाउन करता है। सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, और इसी पे कॉन्सेप्ट बनते हैं सीधे सीधे, इसी पे क्वेश्चन बनाती है एसएससी। समझ रहे हो बातों को? तो बस आपको ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इन्फिनेटिव होता है वो एक्ट करता है एक नाउन की तरह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो इन्फिनेटिव मेरे भाई अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखो 3 प्रकार के ही इन्फिनेटिव की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि परफेक्ट जो इन्फिनेटिव होता है उसकी नीड पड़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी ज्यादातर आप नोटिस करोगे वो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ज्यादा नजर आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं आपके 3 प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं। पहला होता है कंप्लीट इन्फिनेटिव, या आप इसको फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हो, फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हो आप इसको। फिर अगर हम बात करें, एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव, हालांकि इसको नॉर्मल इन्फिनेटिव भी बोल देंगे, तो बेयर इन्फिनेटिव बोलो सबसे बढ़िया है। एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। और अगर हम बात करें तीसरा जो होता है आपका वो होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जब ये 3 हैं तो ये तो बता दो ये होते कौन कौन से हैं। तो देखो फुल इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका होता है मेरे भाई फुल इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव कभी भी दिखेगा तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाना, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो वो अपने आप में फुल इन्फिनेटिव होता है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव होता है मेरे भाई केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी, लेकिन अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो फुल इन्फिनेटिव कहलाएगी। डिफरेंस क्लियर रखना। परफेक्ट इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें क्या होता है, टू प्लस बी प्लस हैव, और फिर मेरे भाई होती है इसमें थर्ड फॉर्म। या अगर हम बात करें, ये तो उसके सेंस में चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो इन्फिनेटिव होता है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ये होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये मेरे भाई परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है आपका। परफेक्ट इन्फिनेटिव के अंदर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं आपके इन्फिनेटिव के। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और परफेक्ट इन्फिनेटिव टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान रखने होंगे। इसकी जरूरत ज्यादातर आपको जो देखने को मिलेगी, ये आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो मेरे भाई पैसिव सेंस में देखने को मिलेगा ज्यादातर। बाकी इसको कॉम्पिटिटिव में इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, बहुत कम। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो फुल इन्फिनेटिव से बनते हैं। मेरी बात को नोट करते हुए चलना, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो फुल इन्फिनेटिव बनते हैं, फिर उससे कम इससे बनते हैं और सबसे कम इससे बनते हैं। तो इसलिए इन दो पर हमारा फोकस रहेगा। इसको मेरे भाई उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, ये एकेडमिक पर्पस से सही है, तो हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको स्किप करके भी चलेंगे। ठीक है, चलिए अब जीरन की बात कर लेते हैं। देखो जीरन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इसको समझना है, जो जीरंड होता है इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, बस वही आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो जीरंड होता है वो एक नाउन होता है। क्या बात याद रखनी है? पहला पॉइंट, जीरंड जो होता है वो एक नाउन होता है। अब लेकिन आप समझिएगा, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि जीरंड जब एक नाउन होता है तो ये बनता कैसे है। तो मेरे भाई जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जो फॉर्म तैयार होती है, यही अपने आप में जीरंड होती है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह एक नाउन होता है, लेकिन जब ये वर्ब से मिलकर बना है तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्बल नाउन होता है। ठीक है, तो ये जीरंड क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज अब भाई समझ जाओ, जब ये नाउन है तो ये वो सारे काम करेगा जो एक नाउन करता है। समझ में आ गई बात? यानी ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनेगा और प्रेपो का भी बनेगा। तो दोनों का ऑब्जेक्ट आपका जो है जीरंड बन जाएगा कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी आप जानते हो
एक्चुअल नाउन थोड़ी ना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम नाउन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि अपने आप में वर्बल नाउन बन के तैयार हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, जीरेंट। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल क्या होते हैं? देखो, पार्टिसिपल का मतलब होता है जो भी एक आपको वर्ड दिया, अब वो वर्ड आपका दो तीन तरीके से काम करता है, लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी है, जब भी आपका एक वर्ड मेरे भाई आपको दे रखा होगा और वो आपका एडजेक्टिव या वर्ब का काम कर रहा हो कहीं पे भी, तो मेरे भाई वो अपने आप में पार्टिसिपल है। यानी आपको याद रखना है, अगर आपको एक वर्ड दे रखा है और वो अपने आप में वर्ब का काम कर रहा हो या मेरे भाई एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो उस केस में वो मेरे भाई अपने आप में क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे, हम उस चीज को क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपल कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी चीजें बनती हैं वो मेरे भाई तीन प्रकार के होते हैं। ये पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई, तो समझो, एक तो होता है आपका मेरे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा अगर हम बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और थर्ड अगर हम बात करें तो मेरे भाई परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यानी पार्टिसिपल में आपके ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। कौन किस तरीके के दिखते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। बस आपको ये समझना है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये उस बात को दिखाएगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस भी करना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ बेस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि होते क्या हैं। तो देखो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगाया तो मेरे भाई वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब आप यहां कंफ्यूज होंगे, आपने कहा कि भैया जी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है वो जीरेंट भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे? तो वो डिफरेंस मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बेसिक मैं बता रहा हूं, अभी केवल वर्ब एडवांस के बारे में सिर्फ बता रहा हूं कि क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या उनका एक्ट होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, वो बात अभी हम कर रहे हैं। तो मैं केवल आपको भी बता रहा हूं कि जीरेंट जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, और ये एक नाउन होता है, तो जाहिर सी बात है नाउन वाले काम करेगा। लेकिन ये पार्टिसिपल है, तो भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो नाउन का काम थोड़ी ना करेगी, वो या तो वर्ब का काम करेगी या एडजेक्टिव का काम करेगी। सिंपल, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो मेरे भाई परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो बस मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लासेस जो भी आएंगी उनमें मैं बढ़िया तरीके से एक एक चीज को कवर कराऊंगा कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, कहां ये यूज होते हैं। हालांकि मैंने समरी में आपके सामने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अगर बच्चा बढ़िया तरीके से समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा यहां से भी, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आपको थोड़ी डीप जाके भी समझनी होंगी इनके बारे में, तभी आप मेरे भाई बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं भाई। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपका स्टार्ट करा दिया है, इसमें मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है। अब हम लोग इसमें जो है हर चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, यानी कल हम लोग इन्फिनेटिव का श्री गणेश करेंगे और इन्फिनेटिव को पूरा खत्म करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।